Hey everyone, welcome to our channel Universal Laws. This is lecture number 8 of our series of CPC. आज के इस वीडियो में हम ऑर्डर 2 एंड ऑर्डर 3 को डिस्कस करेंगे। हम केवल उन्हीं इम्पॉर्टेंट रूल्स को समझेंगे जो कि आपके एग्जाम्स में रिपीटेडली पूछे जाते हैं। ओके, एंड दिस इज़ लेक्चर 8। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी जहां पर हम डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से आप सीपीसी को एक डिफरेंट स्टाइल में पढ़ें ताकि सीपीसी को पढ़ना आपके लिए बहुत आसान हो जाए, अगर आपने हमारे सभी वीडियोस नहीं देखे देन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स अवेलेबल हैं। आप सभी प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर चेकआउट करें। ओके, सो दिस इज़ ऑर्डर 2, दैट इज़ फ्रेम ऑफ सूट। फ्रेम ऑफ सूट बेसिकली मीन्स कि किसी भी सूट को, किसी वाद को किस तरह से फ्रेम किया जाना चाहिए। कुछ यहाँ पर रूल्स दिए गए हैं कि किसी वाद की विरचना किस तरह से होनी चाहिए। सो ऑर्डर 2 रूल 1, दैट इज फ्रेम ऑफ सूट। Every suit shall, as far as practicable, be framed so as to afford a ground for final decision upon the subject। देखिए, किसी भी सूट को इस तरह से फ्रेम किया जाना चाहिए ताकि जो सब्जेक्ट है विच इज़ इन डिस्प्यूट, जिस भी बात को लेकर के पार्टीज़ के बीच में विवाद है, उस डिस्प्यूट को पूरी तरह से फाइनली ताकि डिसाइड कर दिया जाए एंड ताकि ऐसा ना हो कि पार्टीज़ बार बार कोर्ट के सामने आ रही हैं, बार बार नया नया सूट वो कोर्ट के सामने ला रही हैं, जिसकी वजह से कोर्ट जो है वो ओवरबर्डन हो जाएगा। देन इसीलिए ऑर्डर 2 रूल 1 इस चीज़ को इंश्योर करता है कि सूट को इस तरह से फ्रेम किया जाए ताकि पार्टीज़ के बीच में जो भी डिस्प्यूट है, जो भी मुद्दा है, वो पूरी तरह से फाइनली डिसाइड हो जाए और किसी भी तरह की फर्दर लिटिगेशंस पार्टीज़ के बीच में ना हो। ओके, नेक्स्ट वी कम टू ऑर्डर 2 रूल 2। दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जाम। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। सो ऑर्डर 2 रूल 2, दैट इज सूट टू इंक्लूड द होल क्लेम। किसी भी सूट में पूरा का पूरा जो भी क्लेम है वो इंक्लूड होना चाहिए। एवरी सूट शैल इंक्लूड द होल ऑफ द क्लेम विच द प्लेंटिफ इज एंटाइटल्ड टू मेक इन रिस्पेक्ट ऑफ द कॉज ऑफ एक्शन। देखिए, प्लेंटिफ का जो भी कोई पर्टिकुलर कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है, उस कॉज ऑफ एक्शन से रिलेटेड जो भी रिलीफ उसके पास अवेलेबल है, जो भी क्लेम प्लेंटिफ कर सकता है, उसे अपना वो पूरा का पूरा क्लेम कोर्ट के सामने लाना चाहिए। बट अगर जो प्लेंटिफ है वो खुद रिलिंक्विश करता है, खुद लीव कर देता है किसी भी पोर्शन ऑफ क्लेम को ताकि जो उसका सूट है वो कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में आ सके, तो ऐसा प्लेंटिफ कर सकता है। क्योंकि देखिए, जब हमने ज्यूरिसडिक्शन के बारे में बात की थी तो वहाँ पर हमने टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन पढ़ा था, पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन के बारे में हमने बात की थी। सो वहाँ पर अगर प्लेंटिफ को लगता है कि उसका जो सूट है, उस सूट को एक पर्टिकुलर कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में लाने के लिए प्लेंटिफ को अपना कोई जो क्लेम है उसको लीव करना पड़ेगा, रेलिंक्विश करना पड़ेगा, तो ऐसा प्लेंटिफ कर सकता है। बट अदरवाइज जनरल रूल इज दिस कि प्लेंटिफ को अपना सारा जो भी क्लेम है सब कुछ एक ही सूट के अंदर इंक्लूड करना चाहिए। नेक्स्ट वी कम टू सब रूल 2, दैट इज रेलिंक्विशमेंट ऑफ अ पार्ट ऑफ क्लेम। जो भी पर्टिकुलर क्लेम है उसके किसी पार्ट को यदि रेलिंक्विश कर दिया जाता है, लीव कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है बाय द प्लेंटिफ, तो यदि प्लेंटिफ ओमिट करता है टू स्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ और इंटेंशनली रेलिंक्विश करता है, जानबूझ करके यदि प्लेंटिफ अपने पूरा जो भी उसका क्लेम था उस क्लेम के किसी पोर्शन को यदि रेलिंक्विश कर देता है, ओमिट कर देता है, देन he shall not afterwards sue in respect of that portion which is omitted by him। तो यदि प्लेंटिफ ने जानबूझ करके अपने किसी क्लेम के किसी पोर्शन को इंक्लूड नहीं किया उस सूट में, देन जिस क्लेम को उसने इंक्लूड नहीं किया उस क्लेम के रिस्पेक्ट में वो दोबारा से कोई सूट फाइल नहीं कर सकता। देखिए, यहाँ पर ये जो बार है, ही शैल नॉट आफ्टरवर्ड स्यू, ये आपको कुछ कुछ याद दिलाना चाहिए रेस जुडिकेटा के बारे में। जब हम रेस जुडिकेटा पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी ऐसा ही है कि सबसीक्वेंट सूट इज़
बार्ड। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या किया जा रहा है, एक तरह से बार लगाया जा रहा है कि प्लेंटिफ अगर इंटेंशनली रेलिंक्विश कर रहा है अपने क्लेम को तो ये उसकी खुद की गलती है, उसने जानबूझ करके ऐसा किया, देन ऐसी सिचुएशन में ही कैन नॉट स्यू अगेन, वो बार बार कोर्ट में नहीं आ सकता। इससे रिलेटेड देखिए एक इलस्ट्रेशन के द्वारा इसको समझने की कोशिश करते हैं। जब आप ऑर्डर 2 रूल 2 में एकदम बॉटम में देखेंगे तो वहाँ पर एक इलस्ट्रेशन दी गई है। A let out a house at a yearly rent of 1200। A क्या करता है, अपने एक घर को B को दे देता है, वो भी 1200 रुपीज़ ईयरली रेंट पर, हर साल का 1200 रुपये किराया होगा। द रेंट फॉर द होल ईयर्स ऑफ 1905, 1906, 1907, 1905, 1906 और 1907, इन तीनों साल का जो किराया है वो ड्यू हो जाता है। बी ने किराया नहीं दिया इन तीनों साल के लिए। अब ए क्या करता है, बी के अगेंस्ट एक सूट इंस्टीट्यूट करता है इन ईयर 1908, 1908 में उसको लगता है कि पिछले 3 साल का जो किराया है वो बकाया है और मुझे क्या करना है, इस किराए को वापस लेना है। देन ऐसी सिचुएशन में वो क्या करता है, सूट लाता है। लेकिन जो ए ने बी के अगेंस्ट सूट इंस्टीट्यूट किया वो किया ओनली फॉर द रेंट ऑफ ईयर 1906। उसने उस सूट में केवल ये कहा कि 1906 जो साल है उस साल का किराया मेरा नहीं दिया है बी ने, और केवल मुझे इस किराए के लिए सूट ये मैं इंस्टीट्यूट करता हूँ। तो ऐसे सिचुएशन में क्योंकि ए ने जानबूझ करके इंटेंशनली जो 1905 और 1907 का किराया था उस दोनों साल के किराए को नहीं मांगा, देन ऐसे सिचुएशन में ही शैल नॉट आफ्टरवर्ड स्यू बी। तो वो बाद में बी के अगेंस्ट ऐसा सूट नहीं ला सकता कि मेरा 1905 और 1907 का किराए के लिए भी वो अलग से कोई सूट लाए। ओके, क्योंकि यहाँ पर इंटेंशनली उसके द्वारा खुद से ये चीज़ ओमिट की गई है। देखिए यहाँ पर हमने पढ़ा था कि यदि वो इंटेंशनली रेलिंक्विश करता है तो वो बाद में दोबारा से ऐसा सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर सकता। ओके, नेक्स्ट वी कम टू सब रूल 3, दैट इज ओमिशन टू स्यू फॉर वन ऑफ सेवरल रिलीफ्स। यदि प्लेंटिफ के पास डिफरेंट अलग अलग रिलीफ्स हैं लेकिन उन सभी रिलीफ में से किसी एक रिलीफ के लिए प्लेंटिफ ओमिट कर देता है एक्सेप्ट विद द लीव ऑफ कोर्ट, उसने कोर्ट की परमिशन भी नहीं ली, देन ऐसे सिचुएशन में भी वो बाद में उस पर्टिकुलर रिलीफ के लिए क्लेम नहीं कर सकता। लेकिन देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि एक्सेप्ट विद द लीव ऑफ कोर्ट, कि यदि प्लेंटिफ चाहे तो वो कोर्ट की परमिशन लेकर के किसी पर्टिकुलर रिलीफ को ओमिट कर सकता है एंड कोर्ट भी ये परमिशन दे सकता है कि ठीक है तुम इस रिलीफ को अभी ओमिट कर दो, एंड आपको परमिट किया जाता है कि आप अगर चाहें तो बाद में दूसरा सूट ला सकते हैं। सो दिस डिपेंड्स अपॉन द लीव ऑफ कोर्ट। लीव बेसिकली कोर्ट की परमिशन यदि वो ले ले। Okay, so this is order 2 rule 2. Next we come to rule 3, that is joinder of cause of actions. Different cause of actions को कैसे join किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर joinder word से आपको याद आना चाहिए, इसे relate करें with the joinder of parties। अपने प्रीवियस वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं कि किस पर्टिकुलर रूल में दिया गया है कि जॉइंडर ऑफ प्लेंटिफ एंड जॉइंडर ऑफ डिफेंडेंट, कब कब प्लेंटिफ्स को ज्वाइन किया जा सकता है, कब कब डिफेंडेंट्स को ज्वाइन किया जा सकता है। सो नाउ दिस इज़ फॉर यू कि आप कमेंट सेक्शन में अभी वीडियो को पॉज करके लिखें कि जॉइंडर ऑफ प्लेंटिफ्स एंड जॉइंडर ऑफ डिफेंडेंट से रिलेटेड किस ऑर्डर में किस रूल में क्या प्रोविजंस दिए गए हैं। देखिए यदि आप अभी वीडियो को पॉज करके लिखेंगे तो आपको चीज़ें रिकॉल आप करते रहें साथ के साथ और आपको याद रहेंगी। Okay, so we come back to rule 3, that is joinder of cause of actions. Save as otherwise provided, a plaintiff may unite in the same suit. Plaintiff अगर चाहे तो वो एक ही सूट में अपने several cause of actions को, जो भी different उसके पास cause of actions हैं, उन सभी को unite कर सकता है, एक साथ जोड़ सकता है। and any plaintiff having cause of action in which they are jointly interested. So basically आपको यहाँ पर यही याद रखना है कि यदि plaintiff चाहे तो वो अपने different cause of actions को एक ही सूट के अंदर join कर सकता है
वेयर द कॉज ऑफ एक्शंस आर यूनाइटेड, यदि इस तरह से कॉज ऑफ एक्शंस को यूनाइट किया जाता है, जोड़ा जाता है, देन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट एज रिगार्ड्स द सूट, तो ऐसी सिचुएशन में जो कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन है वो कैसे डिटरमिन होगा। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन है वो डिपेंड करेगा ऑन द बेसिस ऑफ द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, जो भी सब्जेक्ट मैटर है उसकी जो टोटल वैल्यू फिर होगी, एग्रीगेट जो वैल्यू होगी उसके बेसिस पर डिसाइड किया जाएगा कि किस पर्टिकुलर कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन उस सूट से रिलेट करता है। ओके, अब यहाँ पर अपने बैरेक्ट में आप रूल 3 के साथ ही मेंशन करें कि रूल 3 एंड रूल 6 आर टू बी रेड टुगेदर। ऑर्डर 2, रूल 3 एंड रूल 6 दोनों का आपको एक साथ पढ़ना है। देखिए रूल 6 क्या कहता है। रूल 6 इज रिगार्डिंग द पावर ऑफ कोर्ट टू ऑर्डर सेपरेट ट्रायल। यदि देखिए कोर्ट को ऐसा लगता है कि डिफरेंट कॉज ऑफ एक्शंस को ज्वाइन करने की वजह से जो ट्रायल है उसमें किसी ना किसी प्रकार का डिले हो जाएगा या फिर कोर्ट के लिए बहुत ही असुविधा रहेगी, तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट अगर चाहे तो वह सेपरेट ट्रायल्स के लिए भी कह सकता है। तो दिस डिपेंड्स अपॉन द कोर्ट कि अगर कोर्ट को लगता है कि दिस इज़ नेसेसरी इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, न्याय के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो कॉज ऑफ एक्शंस है उन्हें एक साथ जोड़ा नहीं जा सकता। अगर हमने डिफरेंट कॉज ऑफ एक्शंस को एक साथ जोड़ा तो उसकी वजह से जो ट्रायल है वो डिले हो जाएगा। देन ऐसी सिचुएशन में कोर्ट क्या कर सकता है, सेपरेट ट्रायल के लिए ऑर्डर कर सकता है। सो यहाँ पर देखिए जॉइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शंस के बारे में बात की गई है एंड जिसके बारे में हमने अभी रूल 3 में पढ़ा था, इसीलिए रूल 3 एंड रूल 6 को आपको एक साथ पढ़ना है। ओके, नेक्स्ट वी कम टू रूल 4 एंड रूल 5 विच आर रिलेटेड टू द जॉइंडर ऑफ क्लेम्स। Only certain claims to be joined for the recovery of immovable property। रूल 4 क्या कहता है कि किसी भी पर्टिकुलर सूट में अगर कोई ऐसा सूट है जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी से रिलेटेड है, देन ऐसे सूट में किस किस क्लेम को एक साथ ज्वाइन किया जा सकता है। यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। क्लेम फॉर द मेंस प्रॉफिट्स, मेंस प्रॉफिट्स को कहाँ पर डिफाइन किया गया है, सेक्शन 2 क्लॉज 12 जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमने समझा था कि मेंस प्रॉफिट्स क्या होते हैं। सो क्लेम फॉर मेंस प्रॉफिट्स या फिर एरियर्स ऑफ रेंट कि आपका बहुत समय का जो किराया है वो बकाया है, तो ऐसे सिचुएशन में भी अपने रेंट के लिए जो भी क्लेम है उसको एक साथ एक ही सूट में ज्वाइन किया जा सकता है। क्लेम फॉर डैमेजेस फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यदि किसी कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हुआ है उसके लिए आप डैमेजेस कोई मांग रहे हैं, आप कोई कंपनसेशन मांग रहे हैं, देन ऐसे सिचुएशन में भी उस क्लेम को एक साथ जोड़ा जा सकता है। क्लेम्स इन विच द रिलीफ सॉट इज बेस्ड ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन, या कोई भी ऐसा क्लेम जो कि एक ही कॉज ऑफ एक्शन से रिलेटेड है। तो यहाँ पर ये 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, इन 3 सिचुएशंस में क्लेम को ज्वाइन किया जा सकता है इन रिस्पेक्ट टू द इमूवेबल प्रॉपर्टी। यहाँ पर देखिए एक प्रोविजो दिया गया है जो कि क्या कहता है कि नथिंग इन दिस रूल शैल बी डीम्ड टू प्रिवेंट एनी पार्टी इन द सूट फॉर फॉरक्लोजर और रिडम्पशन फ्रॉम आस्किंग टू बी पुट इनटू द पोजेशन ऑफ मॉर्गेज्ड प्रॉपर्टी, कि मॉर्गेज प्रॉपर्टी के केस में फॉरक्लोजर एंड रिडम्पशन के लिए एक ही साथ क्लेम किया जा सकता है, उन्हें ज्वाइन किया जा सकता है। सो रूल 4 जो कि जॉइंडर ऑफ क्लेम के बारे में बात करता है एंड रूल 5 इज ऑल्सो रिलेटेड टू जॉइंडर ऑफ क्लेम्स। तो आपको याद रखना है कि आपको रूल 3 एंड रूल 6 को एक साथ पढ़ना है एंड रूल 4 एंड रूल 5 को भी एक साथ पढ़ना है। ओके, So rule 5 is basically related to claims by or against executor, administrator और heirs कि इनके रिस्पेक्ट में भी claims को एक साथ ज्वाइन किया जा सकता है। This is not so much important. Next we come to rule 7 that is objections as to misjoinder। देखिए misjoinder का क्या मीनिंग है, प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। मिस एंड जॉइंडर मीन्स अगर गलती से ज्वाइन कर दिया गया है,
तो ऐसे सिचुएशन में यदि कोई भी मिसजॉइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन आपको लगता है एंड उससे रिलेटेड कोई ऑब्जेक्शन आप रेज करना चाहते हैं, तो आपको वो ऑब्जेक्शन एट द वेरी अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी में रेज करने चाहिए। ओके, तो दिस इज़ द ड्यूटी ऑफ द पार्टी। जो भी पर्सन अगर कोई ऑब्जेक्शन रेज करना चाहता है रिलेटेड टू द मिसजॉइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शंस, तो उसे वो ऑब्जेक्शंस रेज करने होंगे एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी। जैसे ही आपके पास पहली अपॉर्चुनिटी आती है, आप कोर्ट में जाते हैं, वैसे ही आपको डायरेक्टली वो ऑब्जेक्शंस रेज करने चाहिए। एंड यदि आप उन ऑब्जेक्शंस को एक सही अपॉर्चुनिटी के समय रेज नहीं करते हैं, देन कोर्ट ये कंसिडर करेगा कि आपने अपना वो ऑब्जेक्शन वेव कर दिया, आपने उस ऑब्जेक्शन को रेज करने के अपने अधिकार को छोड़ दिया, त्याग दिया। ओके, तो इसलिए ये ड्यूटी है आपकी कि आपको ऑब्जेक्शंस को रेज करना होगा एट द वेरी अर्ली अपॉर्चुनिटी। सो दिस इज रूल 2, ऑर्डर 2। नेक्स्ट वी कम टू ऑर्डर 3। देखिए, ऑर्डर 3 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। ऑर्डर 3 में आपको केवल रूल 4 को आप ध्यान रखें। फिर भी आप अपने एक बार नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से ऑर्डर 3 को पूरा पढ़ सकते हैं, बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ऑर्डर 3 रूल 4 ही आपका केवल थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। दैट इज़ रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ प्लीडर, कि किसी भी तरह से प्लीडर को कैसे अपॉइंट किया जाएगा। सो नो प्लीडर शैल एक्ट फॉर एनी पर्सन इन एनी कोर्ट। किसी भी कोर्ट में कोई भी पर्सन किसी पर्सन के लिए एक प्लीडर के रूप में एक्ट नहीं करेगा। कब तक नहीं करेगा? जब तक कि उसे अपॉइंट ना किया जाए फॉर सच पर्पस इन राइटिंग एंड साइंड बाय द डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर देखिए, जो ये डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं, एंड डॉक्यूमेंट इन राइटिंग होना चाहिए, साइंड होना चाहिए उस पर्सन के द्वारा। सो दिस डॉक्यूमेंट इज बेसिकली द वकालतनामा। आपने बहुत सुना होगा, सभी स्टूडेंट्स ने गेस की सुना होगा कि वकालतनामा होता है जब हम प्लीडर को अपॉइंट करते हैं, उसके समय कोर्ट में वकालतनामा एडवोकेट का लगाया जाता है। तो दैट इज़ बेसिकली द डॉक्यूमेंट जो कि राइटिंग में साइन करके दिया गया है उस पर्सन के द्वारा, जो पर्सन चाहता है उस पर्टिकुलर एडवोकेट को कि आप मेरे लिए, मैं आपको अपॉइंट करता हूँ, आप मेरे लिए प्लीड करें, मेरे लिए कोर्ट में आप अपीयर हों। तो दिस इज़ द अपॉइंटमेंट ऑफ प्लीडर। इस तरह से प्लीडर को अपॉइंट किया जाता है। सो दिस इज़ ऑर्डर 3। एंड इससे रिलेटेड और कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ से प्रोविजंस नहीं बनते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। कीप सपोर्टिंग। थैंक यू। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, सो डू हिट द लाइक बटन एंड यू कैन शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, बिकॉज नेक्स्ट वीडियो में भी हम इसी तरह से सीपीसी को अच्छे से डिस्कस करेंगे। प्लस हमारे चैनल पर वेरियस अदर लेक्चर्स अवेलेबल हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए आपकी बहुत हेल्प कर सकते हैं। सो आप सभी लेक्चर्स को देख सकते हैं। डू सब्सक्राइब आवर चैनल ताकि आपको सभी वीडियोज़ आप देख सकें। एंड डू हिट द लाइक बटन, प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको सभी अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू।